हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की सेशन को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग क्या टेक्सटाइल के बारे में पिछले 2 दिन से हम लोग पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल के बारे में। अभी हम लोगों ने 2 दिन हुआ स्टार्ट किए क्या, टेक्सटाइल का पेपर। ओके, तो फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या टेक्सटाइल की कुछ इंट्रो के बारे में पढ़ा, और कल हम लोगों ने क्या देखा था, टेक्सटाइल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। विभिन्न प्रकार के कपड़ों का मतलब कपड़ों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, किस क्रम में हमारे कपड़े का निर्माण हुआ, इसके बारे में। कपड़ों के विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, यानी उद्गम के जो कपड़ों के सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कोई मॉडेस्टी थ्योरी, मॉडेस्टी थ्योरी, जो कि हमारा ये भी सिद्धांत, उद्गम के जो सिद्धांत है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बट आज जो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं रेशों के वर्गीकरण से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। आज हम लोग रेशों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कल हमने फर्स्ट डे 1 से ही हमने टेक्सटाइल जब शुरू किया है, तो एक चीज जो आपका बार बार रिपीट होगा, क्योंकि पूरा टेक्सटाइल क्या है उसी पे डिपेंड है। हमने क्या बताया, टेक्सटाइल कैसा शब्द है, टेक्सटाइल लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है रेशों से लेकर कपड़े बनने तक का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ओके, तो हमने क्या कल भी बताया था कि कपड़े का निर्माण कैसे होता है, इसका क्रम क्या है। पहला हमने बताया रेशा, रेशा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, तंतु को ही हम फाइबर बोलते हैं। ओके, फिर रेशे से क्या होता है, धागे का निर्माण होता है, धागा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, यार्न बोलते हैं, और रेशे को क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ओके, और धागे से हमारे कपड़े का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण। ये जो कपड़े हैं ये पहनने योग्य नहीं होते। ये कौन से कपड़े हैं, जो हमारे करघे से उतरे हुए कपड़े होते हैं, उन्हें हम ग्रे गुड्स कहते हैं। इसमें कई प्रकार की परिसज्जाएं, कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, तब जाके यह पहनने योग्य कपड़ा बनता है। ओके, तो इतने सारे प्रोसेस हैं, तब जाके हमारे कपड़े का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पहले क्या है, रेशा यानी तंतु, तंतु से धागे का निर्माण, धागे से कपड़े का निर्माण, फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़े का निर्माण होता है। हमने क्या बताया कि रेशा से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ओके, स्पिनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, कताई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रेशे से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग, जिसे हम कताई कहते हैं। और धागे से कपड़े बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीविंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वीविंग कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। ओके, तो कितने क्वेश्चन हमारे ये, आप इसको बहुत ही इजी मत समझिए, समझेंगे तो मतलब इजी हो जाएगा, बट ये क्या है, इंपॉर्टेंट, इतने से ही आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूछ सकता है कि वस्त्र का मूल आधार क्या है, तो रेशा है। वस्त्र का मूल क्या है, रेशा है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, रेशा है। इस तरह 3 टाइप के क्वेश्चन आपके क्या इसी से बनते हैं। रेशे से किसका निर्माण होता है, या धागे का निर्माण किससे होता है, रेशे से निर्माण होता है। या वस्त्र निर्माण के क्रम बताइए, तो क्रम क्या होगा, ये होगा। या इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे, रेशा से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग, जिसे हम कताई कहते हैं। या धागा से कपड़े बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीविंग, जिसे हम बुनाई कहते हैं। इस तरह से इससे कई क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे, और कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, तो इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली, इसके क्रम को, इसकी प्रक्रिया को, सभी के बारे में याद कर लीजिए। ओके, ये जो कपड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, करघे से उतरा, तो इसको ग्रे गुड्स बोलते हैं। और ये जो पहनने कपड़ा होगा इसको हम गारमेंट्स बोलेंगे। ओके, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा, इसको मैंने कल भी बताया था। तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है, आज हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। पहले हम लोग रेशे के बारे में पढ़ेंगे, फिर तंतु, फिर कपड़े, फिर पहनने योग्य कपड़े, उसका रख रखाव कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में। ओके, तो हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, रेशे से करते हैं। ओके, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, रेशा है ना। तो हम लोग स्टार्ट जो करते हैं
रेशे से करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, रेशों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। रेशों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है? तो रेशों का वर्गीकरण जो है 2 आधार पर किया गया है। ये आधार कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? लंबाई के आधार पर रेशे, लंबाई के आधार पर। और सेकंड हमारा क्या है? स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, यानी प्राप्ति के जो स्रोत हैं उसके आधार पर रेशों का हम वर्गीकरण करेंगे, स्रोत के आधार पर। इतनी बात आई समझ में? रेशों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर, लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं? लंबाई के आधार पर, आफ्टर देन स्रोत के आधार पर देखेंगे। ओके, तो लंबाई के आधार पर भी हमारे जो रेशे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होगा फिलामेंट। क्या होगा? फिलामेंट। और दूसरा हमारा क्या है? स्टेपल। क्या है? स्टेपल। ओके, पहला हमारा क्या है? फिलामेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घाकार रेशा। और स्टेपल जिसे हम लघुकार रेशा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट को दीर्घाकार रेशा, और इसको क्या कहते हैं? स्टेपल को, इसको हम लघु आकार रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपल। इसे हम लघु आकार रेशा भी कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? हमारा जो लंबाई के आधार पर रेशा है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? फिलामेंट, फिलामेंट रेशा जिसको हम दीर्घाकार रेशा कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? स्टेपल रेखा, जिसे हम लघु आकार रेशा कहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे रेशे के वर्गीकरण से ही हर साल मतलब मैक्सिमम पेपर में क्या होता है? रेशे के बारे में पूछा गया है। सो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। अगर नोट भी करना होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके माइंड में ये बना रहेगा। ओके, तो फिलामेंट जो है इसको क्या कहा जाता है? दीर्घाकार रेशा। यहाँ क्या दिया है? लंबाई के आधार पर। तो दीर्घाकार रेशा का मतलब क्या हुआ? जो दीर्घ जिसकी लंबाई हो, यानी जिसकी लंबाई अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट रेशा कहते हैं। तो फिलामेंट रेशा कैसा होता है? जिसकी लंबाई अधिक हो। दीर्घाकार नाम से ही स्पष्ट, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना, तो जिसकी लंबाई अधिक हो उसे हम फिलामेंट रेशा कहते हैं। तो फिलामेंट रेशा की क्या होता है? इसकी लंबाई कैसी होती है? लंबाई अधिक होती है। फिलामेंट रेशा की लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई अधिक होती है। और सेकंड क्या है? जब लंबाई अधिक है तो उसका मेजरमेंट, जो मापन का तरीका है वो भी तो बड़ा ही होगा ना। जैसे छोटा, अगर लंबाई का छोटा है तो उसको हम mm में, जैसे क्या प्लाई वगैरह होता है ना, तो वो क्या होता है? इतना ही उसकी चौड़ वो होती है ना, तो उसको हम क्या है? mm में नापते हैं कि 15-16 mm की ये प्लाई है, तो वो सबसे छोटा हो गया। फिर हम लोग क्या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो जो चीज मतलब जिसका मेजरमेंट, जैसे वो छोटा है तो उसका मेजरमेंट भी छोटा होगा, जो बड़ा है उसका मेजरमेंट भी बड़ा होगा। तो इसकी जो लंबाई अधिक होने के कारण इसका मापन क्या है? मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? इसका मापन मीटर में किया जाता है। मापन किस में किया जाता है? मापन मीटर में किया जाता है। ओके, और क्या है? जैसे जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं, यानी जितने भी हमारे आर्टिफिशियल रेशे हैं, वे सभी हमारे क्या? फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं वो क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे मतलब आर्टिफिशियल रेशे जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो वो क्या होते हैं? वो लंबाई में अधिक होते हैं। उनकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। किसकी? कृत्रिम रेशे की, जो आर्टिफिशियल रेशे हैं। तो जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई अधिक होती है। तो क्या है? कृत्रिम रेशे क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। ओके,
जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं सभी क्या फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। ओके, और क्या है, और जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये तो कृत्रिम रेशा हो गया, जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं सभी क्या आते हैं, फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। बट प्राकृतिक जगत का नेचुरल रेशा जो होता है, नेचुरल फाइबर जो है, उसमें से बस एक रेशा कौन सा है, सिल्क है। प्राकृतिक जगत का सिर्फ एक रेशा सिल्क है जो हमारा किसके अंतर्गत आता है, फिलामेंट के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि प्राकृतिक जगत के अभी हम आगे प्राकृतिक जगत के जो रेशे हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, प्राणी जगत के सभी के बारे में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि प्राकृतिक रेशा एक ऐसा रेशा, प्राकृतिक रेशों में एक रेशा ऐसा है जिसे हम सिल्क कहते हैं, जो हमारा फिलामेंट के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे हमारा प्राकृतिक रेशा जो है, अभी आगे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रेशों की लंबाई क्या होती है, छोटी होती है, वो बहुत छोटे होते हैं। और लेकिन हमारा जो सिल्क है यानी रेशम जो है, इसकी लंबाई क्या होती है, अधिक। ये सिल्क तो हमारा प्राकृतिक रेशा है, क्योंकि ये क्या रेशम के कीड़ों द्वारा ही प्राप्त होता है ना, तो ये हमारा नेचुरल फाइबर है। बट क्या है कि इसकी लंबाई अधिक होने के कारण इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, फिलामेंट रेशे के अंतर्गत। तो प्राकृतिक जगत का कौन सा रेशा है, सिल्क, सिल्क जो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक जगत का सिर्फ एक रेशा है जो सिल्क है, जो फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है। ओके, कितनी होती है इसकी लंबाई, 300 से 1800 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ओके, अब क्या हम देखेंगे कि फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट लंबे लंबे रेशे इसके क्यों होते हैं, जैसे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। बट इसमें क्या फिलामेंट रेशों में हम किसका यूज करते हैं, यंत्र का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यंत्र का यूज करते हैं। ये इस तरह का यंत्र जैसे होता है, और यहाँ पे क्या ये हमारा जैसे क्या होता है, जाली वाला एक प्लेट सा यहाँ लगता है, जाली जाली सा ये रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे रेशे बनाने वाले जो घोल हैं, हम घोल को तैयार करके क्या करते हैं, हमने बताया कि कृत्रिम रेशा होता है ना फिलामेंट जो है, यानी कृत्रिम रेशा का मतलब आर्टिफिशियल रेशा जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो रेशे के बनाने के लिए हमने जो घोल तैयार किया है, उस घोल को ऊपर से डालते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं, और नीचे से ये क्या इस जाली से निकल के आता है। जैसे हमारा क्या सेवई बनाने वाली मशीन होती है ना, ऊपर से डालो और नीचे से वो निकलता रहता है। तो उसी तरह से इसमें भी रेशा क्या है, इस जाली के माध्यम से ऐसे निकलता है, जिस कारण ये बड़ा होता है। तो इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, स्पिन रेट। क्या बोलते हैं, स्पिन रेट। स्पिन रेट के छिद्रों के माध्यम से इसको, रेट के छिद्रों के माध्यम से के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिलामेंट यानी दीर्घाकार रेशा। हमने क्या बताया कि इसकी लंबाई अधिक होती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, किस रेशे की लंबाई, जिस रेशे की लंबाई अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, स्टेपल कहा जाता है। तो जिसकी लंबाई अधिक हो उसे फिलामेंट कहा जाता है। इसका मापन मीटर में होता है। कृत्रिम रेशे इसके अंतर्गत, जितने भी हमारे कृत्रिम रेशे हैं सभी हमारे फिलामेंट रेशों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कृत्रिम रेशे लंबे होते हैं। और इस प्राकृतिक जगत का सिर्फ एक रेशा है जिसे हम सिल्क कहते हैं, जो फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिल्क की लंबाई अधिक होती है। और इसे स्पिन रेट के छिद्रों के माध्यम से इसको फिलामेंट जो हमारे रेशे होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। हमने बताया स्पिन रेट कैसे होता है, कैसे उसके प्रोसेस है, सेम वही यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे स्टेपल यानी लघु आकार का रेशा। इसका नाम क्या है, लघु। लघु आकार का रेशा नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई कम होती है। क्या होती है, स्टेपल रेशों की लंबाई क्या होती है,
इसकी लंबाई कम होती है। जब इसकी लंबाई कम होगी तो इसका मेजरमेंट, मापन का जो वो है, वो क्या मेजरमेंट करने का तरीका, वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मापन किस में किया जाता है, इंच में किया जाता है। मापन किस में किया जाता है, इंच में। ओके, इसकी लंबाई कम होती है, मापन इंच में किया जाता है। और ये क्या होता है, 1.5 से 15 इंच तक इसकी लंबाई होती है। कितने से, हाफ से 15 इंच। कितना, आधे से 15 इंच तक क्या होता है, इसकी लंबाई होती है। आई बात समझ में, ये बहुत बड़ा नहीं, हमने बताया क्या, ये छोटा होता है। इसकी लंबाई आधे से 15 इंच तक होती है और इसका मापन इंच में किया जाता है। ओके, कितनी बात समझ में आई। फिलामेंट हमारा लंबाई में अधिक होता है, ये लंबाई में कम ही होता है। इसका मापन मीटर में किया जाता है, इसका मापन इंच में किया जाता है। और ये इसकी लंबाई कितनी होती है, स्टेपल की, आधा से 15 इंच तक इसकी लंबाई होती है। अब हम अभी क्या देख रहे हैं, लंबाई के आधार पर हमारे जो रेशे हैं उनके बारे में देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो फिलामेंट रेशा है, ये फिलामेंट रेशा भी दो, अभी तो हमने क्या समझा कि फिलामेंट रेशा किसे कहते हैं, स्टेपल रेशा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा फिलामेंट रेशा है, ये भी 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। इसको मिटा देती हूँ। फिलामेंट रेशा हमारा क्या है, हमने बताया ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं मोनोफिलामेंट, ओके, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मल्टीफिलामेंट। ओके, तो फिलामेंट रेशे जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट जो है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, एक होता है, सिंगल होता है। हमने जब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में हमने बताया कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ मोनोफिलामेंट का मतलब इसमें सिर्फ एक प्रकार के रेशे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मोनोफिलामेंट में एक प्रकार यानी एक जैसे रेशे का यूज किया जाता है, क्या यूज होता है। हम जब धागा बनाते हैं तो धागा बनाने के लिए सिर्फ एक प्रकार के रेशे का यूज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों का यूज करते हैं। 2 या 2 से अधिक रेशों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो फिलामेंट रेशे जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट जो है इसमें एक प्रकार के रेशे का यूज होता है, और मल्टीफिलामेंट जो है इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों का यूज होता है। ओके, तो ये तो था हमारा लंबाई के आधार पर रेशा। लंबाई के आधार पर फिलामेंट रेशा और स्टेपल रेशा होता है। फिलामेंट रेशा भी 2 प्रकार का होता है, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं, स्रोत के आधार पर हमारे जो रेशे हैं हम उनके बारे में देखते हैं। ओके, स्रोत के आधार पर रेशे, इसको मिटा देती हूं, यहीं पे लिखने की कोशिश कर। स्रोत के आधार पर रेशे, हमारे जो स्रोत हैं, स्रोत के आधार पर भी रेशे क्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इसको मिटा देती हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे, लंबाई के आधार पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्रोत के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर रेशे, स्रोत के आधार पर
रेशे का वर्गीकरण। अब ये हमारे जो स्रोत के आधार पर रेशे हैं, ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशा। कौन सा रेशा? प्राकृतिक रेशा, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। और सेकंड हमारा क्या है? कृत्रिम रेशा। कौन सा रेशा? कृत्रिम, यानी कृत्रिम या संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेशा। जैसे प्राकृतिक रेशा क्या है? नेचुरल होता है, इसे यह हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसको हम बनाते नहीं, बट ये कृत्रिम रेशा है, इसको हम खुद तैयार करते हैं विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा। तो ये हमारा आर्टिफिशियल रेशा है और ये हमारा प्राकृतिक रेशा है। तो स्रोत के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशा। ओके, तो प्राकृतिक रेशा भी हम क्या देखेंगे? ये हमारा जो प्राकृतिक रेशा है, ये भी हमारे कई प्रकार के हैं। प्राकृतिक रेशा भी हमारा कई प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला हम क्या देखेंगे? जो हमें वानस्पतिक रेशा। कौन सा रेशा? वानस्पतिक रेशा। इसी को हम प्लांट फाइबर भी कहते हैं। कौन सा फाइबर? प्लांट फाइबर। और क्या कहते हैं? इसी को हम वेजिटेबल फाइबर भी बोलते हैं। कौन सा? वेजिटेबल फाइबर भी। ओके, इसी को हम वानस्पतिक रेशा को ही प्लांट फाइबर और वेजिटेबल फाइबर भी बोलते हैं। तो पहला हमारा वानस्पतिक रेशा, दूसरा हमारा प्राणिज रेशा जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, और तीसरा हमारा क्या है? कौन सा रेशा है? खनिज रेशा, जो हमें विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त होते हैं। कौन सा रेशा? खनिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। आई बात समझ में? हमारा स्रोत के आधार पर रेशे प्राकृतिक और कृत्रिम है, और प्राकृतिक रेशे भी हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? वानस्पतिक रेशा जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, प्राणिज रेशा जो हमें प्राणियों से प्राप्त होता है, खनिज रेशा जो हमें खनिज जगत से प्राप्त होता है। और वानस्पतिक रेशा क्या है? जैसे वानस्पतिक रेशा ये जो है, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। ओके, वानस्पतिक रेशा किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से या हमें प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है? हमारे वानस्पतिक रेशों में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। वानस्पतिक रेशों में क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। अब जो हमारे पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, वो भी मतलब पौधों के कई भागों से किस प्रकार के रेशे, जो वानस्पतिक जगत के जो रेशे हैं, उनको भी हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या? हाँ, इस तरह से समझिएगा। हमारे जो वानस्पतिक जगत के रेशे हैं, उनको भी क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ आ जाएगा, कोशिश करते हैं। तो वानस्पतिक जगत के जो रेशे हैं, उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बीज, तना और पत्तियां। बीज यानी बीज से जो रेशे प्राप्त होते हैं पौधों के, तने से जो रेशे प्राप्त होते हैं, और पत्तियों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो वानस्पतिक जगत के रेशे को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी पौधों के बीज से जो रेशे प्राप्त होते हैं, तने से जो प्राप्त होते हैं, और पत्तियों से। तो बीज से प्राप्त होने वाले हमारे रेशे कौन कौन से हैं? कपास। कपास हमें जो है यह बीज से प्राप्त होता है। और कपोक। आप लोगों ने देखा होगा, कपास में जो फल होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो क्या होता है? वो फूट जाते हैं, और उसमें से जो रुई जैसा होता है वह उड़ने लगता है। तो उसी का हम क्या करते हैं? रेशा बनाते हैं। तो ये क्या होता है? ये बीज होता है। बीज जब पक जाता है तो फूट जाता है। तो हमें बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन है? बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हमारे कपास हैं और कपोक हैं। और तने से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं?
लिनन है, कौन सा, लिनन, जूट, हेम्प, क्या है, हेम्प, रेमी, क्या है, रेमी, और क्या है हमारा, अबाका, कोयर और मनीला। और क्या है, अबाका, अबाका, कोयर और मनीला। ओके, तो तने से प्राप्त होना यानी पौधे के जो तने से हमको रेशे प्राप्त होते हैं, तो तने से हमको कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, लिनन प्राप्त होता है, जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, कोयर और मनीला। ये सारे रेशे हमें पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। और पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, जो हमें पत्तियों से प्राप्त होते हैं वो है पिना और सीसल। क्या है, पिना और सीसल। पिना, कहीं कहीं पिन्ना भी है, पिना और सीसल। ओके, तो ये हमारे क्या है, वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे जो बीज और तने पत्तियों से प्राप्त होते हैं। बीज से कपास और कपोक प्राप्त होता है, तना से लिनन, जूट और हेम्प, रेमी प्राप्त होता है, अबाका, कोयर और मनीला प्राप्त होता है, और पत्तियों से हमें पिना और सीसल प्राप्त होते हैं। अब हमारा जो अबाका है, क्या है, अबाका, ये जो अबाका है और ये जो मनीला है, इसमें अपवाद क्या है कि कभी कभी क्या होता है, अबाका और मनीला को कहीं कहीं तने और पत्तियों दोनों में काउंट किया गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अबाका, अबाका और मनीला, किसको, मनीला को क्या है, कहीं कहीं तने और पत्तियों दोनों में क्या किया गया है, दोनों में काउंट किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मान लो पत्तियों में दिया है कि कौन से हमारे रेशे हैं जो पत्तियों से प्राप्त होते हैं, तो उसमें मनीला और अबाका का भी नाम दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो तना ही है, कहीं कहीं क्या पत्तियों में भी, तो आप इसको पत्तियों में भी काउंट करेंगे। तो अबाका और मनीला जो है इसको कहीं कहीं क्या किया गया है, तने और पत्तियों में भी काउंट किया गया। यहाँ हमने सिर्फ तने में लिखा है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, इसे तना और पत्ती दोनों में काउंट किया जाता है। और कोयर को क्या है, कभी कभी बीज के अंतर्गत रखा, हमारा जो ये कोयर है ना, क्या है, कोयर, इसको कभी कभी बीज के अंतर्गत रखा जाता है। किसको, कोयर, कोयर नामक जो रेशा है, इसको कोयर को कभी कभी क्या होता है, बीज के अंतर्गत रखा जाता है, बीज के अंतर्गत रखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा नेट में भी ये क्वेश्चन एक बार आया है, क्या दिया था कि जैसे बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, उसमें क्या दे दिया, कपास दे दिया, कपोक दे दिया, कोयर भी दे दिया, एक अन्य भी दे दिया। तो अगर आप जानते रहेंगे तो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हमारे कपास भी हैं, कपोक भी हैं और कोयर भी हैं। यहाँ हमने क्या लिखा है, मेनली यहाँ तने से लिखा है, बट कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोयर को बीज के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, बीज के अंतर्गत। तो ये कुछ अपवाद है, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। कौन से रेशे, प्राणी जगत से, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्राणी जगत से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशों को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, सिल्क यानी रेशम, और दूसरा ऊन। सिल्क जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है,
सिल्क हमको रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के जो कीड़े हैं उनको क्या कहा जाता है? बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़ों से हमको रेशम प्राप्त होता है। कौन सा नाम, क्या नाम है? बाम्बेक्स मोरी। रेशम के कीड़े का क्या नाम है? बाम्बेक्स मोरी। ओके, रेशम के कीड़े का क्या नाम है? बाम्बेक्स मोरी। तो रेशम जो है वो बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। तो सिल्क जो है हमारा रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, और ऊन भी हमें प्राणी जगत से ही प्राप्त होता है ना। भेड़, बकरियों, खरगोश, ऊंट, इन सभी के क्या होते हैं? इन सभी के रोए से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है। सो ये दोनों क्या आएंगे? प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग खनिज देखेंगे। क्या देखेंगे? खनिज। खनिज का भी वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। कैसे कैसे? खनिज, पहला हमने सोना, सोना हमें खनिज से प्राप्त होता है। दूसरा चांदी, और तीसरा एस्बेस्टस। ओके, तो खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? खनिज से प्राप्त होने वाले हमारे क्या हैं? सोना, चांदी और एस्बेस्टस। क्या है? सोना, चांदी, एस्बेस्टस। ओके, तो ये तो हमारा क्या हुआ? प्राकृतिक रेशे जो है, प्राकृतिक रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं? वानस्पतिक रेशा, जिसे हम प्लांट फाइबर और वेजिटेबल फाइबर भी बोलते हैं, और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला और खनिज से प्राप्त होने वाला रेशा। वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाले रेशे जो है ये यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाले रेशों में सेलुलोज पाया जाता है। और वनस्पत जगत से प्राप्त होने वाले रेशों को भी कई भागों में बांटा गया। किसमें? बीज के आधार पर, तने के आधार पर, और पत्तियों के आधार पर। यानी पौधे के बीज से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कपास और कपोक हैं, और तने से जो रेशे प्राप्त होते हैं लीना, जूट और हेम्प्रेमी, अबाका, कोयर और मनीला है। और पत्तियों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो पीना और सीसल है। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो हमारे रेशम और ऊन है, और खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे सोना, चांदी और एस्बेस्टस हैं। ओके, अब थोड़ा थोड़ा, वैसे तो डीपली हम हर एक रेशे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। अभी आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में समझ रहे हैं। सो आज क्लासिफिकेशन को ही समझते हैं, बट थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे कपास जो है इसको क्या, इसके कौन है? इसके जन्मदाता, कपास का जन्मदाता कौन है? कपास का जन्मदाता भारत है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? भारत में हुआ। इसका आविष्कार भारत से हुआ, तो इसलिए हम लोग कपास का जन्मदाता भारत को कहते हैं। और पहनने की दृष्टि से यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्या है? कपास हमारा जो है पहनने की दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय है, यानी हर जगह यह पहना जाता है। कपास के जो रेशे हैं इसके बने वस्त्र हर जगह पहने जाते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फाइबर, जिसको हम विश्वव्यापी रेशा भी कहते हैं। और इसको हम सफेद सोना भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहते हैं। आई बात समझ में? जितने भी आज के हमारे टॉपिक हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही आते हैं। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है। कपास को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फाइबर यानी विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, और इसको हम व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहते हैं। ओके, और हमारा जो कपोक होता है, कपोक जो है इससे किसी वस्त्र का निर्माण नहीं किया जाता है। क्या होता है? इसका यूज वस्त्र निर्माण में नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है? इसमें ऐठन नहीं होती। जैसे रेशा होता है उसमें ऐठन सी होती है ना, ट्विस्ट होता है रेशे में, उसमें ट्विस्ट होता है ना हर एक रेशे में। कपोक में क्या होता है? ट्विस्ट नहीं होती, यानी ऐठन नहीं होती। ऐठन नहीं होगी तो वह उतना मजबूत नहीं होगा। तो इस कारण कपोक का यूज जो है वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इसका यूज क्या होता है? अक्सर सजावट वाले सामान को बनाने में कपोक का यूज किया जाता है। ओके, और कुछ बता देते हैं। पिना हमारा क्या है? यह अनानास की
पत्ती से बनाया जाने वाला रेशा है। पिना किससे बनता है? अनानास के पत्ते से बनने वाला, या इसके पत्ते द्वारा, अनानास जो होता है उसके पत्ते द्वारा पिना का निर्माण किया जाता है। और सीसल क्या है? सीसल स्वयं एक पौधा है। सीसल क्या है? ये स्वयं यानी खुद सीसल क्या है? एक पेड़ है। क्या क्या है? पेड़ है जिनकी पत्तियों से सीसल नामक रेशा प्राप्त किया जाता है। कौन सा रेशा? सीसल एक पेड़ है जिनकी पत्तियों से जो रेशा प्राप्त होता है उनको हम सीसल कहते हैं। पेड़ भी है, उनसे उनकी पत्तियों से प्राप्त होने के कारण इसको सीसल रेशा भी कहा जाता है। और हम क्या देखेंगे? रेमी। रेमी क्या है? रेमी जो है नेटल के पेड़ से प्राप्त होता है। रेमी क्या है? रेमी नामक जो रेशा है एक पौधा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नेटल। तो नेटल नामक पौधे से हमारा रेमी नामक रेशा प्राप्त होता है। किससे? नेटल नामक पौधे से रेमी रेशा प्राप्त होता है। नेटल से जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम चाइना ग्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना ग्रास। आई बात समझ में? रेमी जो है वो नेटल नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? चाइना ग्रास भी कहते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कपास हमारा क्या है? बीज से प्राप्त होना, सफेद सोना, यूनिवर्सल फाइबर भी बोलते हैं। कपोक से वस्त्र नहीं बनते, सजावटी चीज बनती है। और पिना क्या है? अनानास की पत्ती से बनता है। सीसल क्या है? सीसल स्वयं एक पौधा है, इसकी पत्तियों से क्या करते हैं? हम सीसल नामक रेशे का निर्माण करते हैं। और रेमी क्या है? रेमी हमारा नेटल नामक पौधे से प्राप्त होता है जिसे हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हमने प्राकृतिक रेशे के बारे में डिस्कशन किया कि हमारा प्राकृतिक रेशा जो है वनस्पति रेशा, प्राणिज रेशा और खनिज रेशों में बांटा गया है। और वनस्पति रेशा भी हमारे 3 प्रकार के हैं: बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, तने से प्राप्त होने वाले रेशे और पत्तियों से। और प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे भी 2 प्रकार के हैं: सिल्क और ऊन। खनिज से प्राप्त होने वाले सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ओके, तो ये हमारे प्राकृतिक रेशे हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब हम लोग कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशे के बारे में देखेंगे। ओके, इसको मिटा देती हूँ। ये सभी हमारे किसके आधार पर है? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे भी हमने बताया हमारे कई प्रकार के हैं, और संश्लेषित रेशे के बारे में अब हम लोग देखेंगे। कौन सा रेशा? संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा जिसे हम क्या? कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। अब ये हमारा जो कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशा है ये भी हमारा क्या है? 2 प्रकार का है। क्या है? कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशे भी हमारे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? पहला मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशा। 1 सेकंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। मानव निर्मित रेशा जिसे हम पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। क्या? पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। ओके, पहला हमारा मानव निर्मित रेशा जिसे हम पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। दूसरा हमारा रासायनिक रेशा है। कौन सा रेशा? रासायनिक रेशा। कौन सा रेशा? रासायनिक रेशा। ओके, अब हमारा जो मानव निर्मित रेशा है क्या है? जो मानव निर्मित यानी सेल्यूलोजिक रेशा, मानव निर्मित या पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा जो है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जैसे सेल्यूलोज को भी मिलाते हैं और केमिकल, दोनों को मिलाकर रेशे का निर्माण करते हैं। हम क्या करते हैं? सेल्यूलोज भी मिलाते हैं और कुछ मात्रा केमिकल की भी मिलाते हैं, तब रेशे का निर्माण करते हैं। जैसे
50% सेल्यूलोज मिलाते हैं, सेल्यूलोज, और 50% क्या करते हैं, केमिकल। 50% हम सेल्यूलोज मिलाते हैं तो 50% केमिकल भी मिलाते हैं, जिसके द्वारा हम मानव निर्मित रेशे का निर्माण करते हैं। अब ये हमारा जो मानव निर्मित रेशा जो है, हमारा मानव निर्मित रेशा जो है, ये भी हमारा कई प्रकार का है। कौन कौन सा है, कई प्रकार का है मानव निर्मित रेशा। पहला हमारा क्या है, रेयान, क्या है, रेयान। और दूसरा हमारा क्या है, लायोसेल, लायोसेल। और तीसरा हमारा क्या है, क्यूप्रा, क्यूप्रा। ओके, आई बात समझ में। हमारा जो मानव निर्मित रेशा है ये 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, रेयान, लायोसेल और क्यूप्रा। ये 3 हमारे क्या है, मानव निर्मित रेशे के प्रकार हैं। अब हमारा जो रेयान है, इसके पिता कौन है, इसके फादर कौन है, इसके फादर काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। इसके फादर कौन है, रेयान के फादर कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। ओके, इसके रेयान के फादर कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। ये रेयान हमारा क्या है, रेयान हमारा पहला मानव निर्मित रेशा है। कौन सा रेशा है, पहला मानव निर्मित रेशा है, पहला मानव निर्मित रेशा है। रेयान क्या है, पहला मानव निर्मित रेशा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित रेशा हमारा रेयान है। और रेयान को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयान को क्या, आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे रेयान को क्या, सिल्क बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, बट ये उस तरह सेम सिल्क की तरह, रेशम की तरह नहीं बन पाया, इस कारण इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो रेयान जो हमारा पहला मानव निर्मित रेशा है, और इसके फादर काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है, यानी इसके पिता काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। और इसको, रेयान को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। और क्या है, मानव निर्मित रेशा कौन सा है, लायोसेल भी है और क्यूप्रा भी है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो रेयान है, रेयान भी कई प्रकार का है। क्या है, रेयान जो है यह भी कई प्रकार का है। ओके, इसको मिटा देते हैं। मानव निर्मित जो रेशा है उसको, ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, रेयान, लायोसेल और क्यूप्रा। अब जो हमारा रेयान है वो भी हमारा 3 प्रकार का है, हम उनके बारे में देखेंगे। ओके, रेयान, मानव निर्मित रेशा कौन सा है, रेयान। ये भी हमारा 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, कुप्रामोनियम, कुप्रामोनियम। तीसरा हमारा क्या है, विस्कास, विस्कास। ओके, तो ये क्या है, रेयान के प्रकार हैं।
मानव निर्मित रेशा 3 प्रकार का, रेयान और क्या, लायोसेल और क्यूप्रा। रेयान भी हमारा 3 प्रकार का है, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कास। हमारा जो रेयान नाइट्रोसेल्यूलोज, इसको हम इस तरह से याद कर ले सकते हैं, जैसे शॉर्टकट में एनसीबी याद कर लीजिए। जैसे लाइट में वो लगा होता है ना, हमारे यहाँ जो लाइट का कनेक्शन है तो एमसीबी होता है, उसको गिरा देने से लाइट चली जाती है पूरे घर की ना, एक जगह से काट दो पूरी लाइट चली है। तो जैसे एमसीबी है वैसे ये एनसीबी है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। एनसीबी यानी नाइट्रोसेल्यूलोज, सी से कुप्रामोनियम, वी से विस्कास। तो इसको कैसे याद करेंगे, एनसीबी। तो रेयान के जो प्रकार है, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कास। ओके, तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो है इसका आविष्कार 1884 में हुआ। कब हुआ इसका आविष्कार, 1884 में। किसके द्वारा किया गया इसका आविष्कार, 1884 में जॉर्ज एडमर्स के द्वारा आविष्कार किया गया। जॉर्ज एडमर्स ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। नाइट्रोसेल्यूलोज का आविष्कार 1884 में जॉर्ज एडमर्स के द्वारा किया गया। और यह क्या है, यह नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। किसके द्वारा, नाइट्रोजन, कार्बन प्लस गंधक के द्वारा अभिक्रिया करके बनाया जाता है। सॉरी, क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज जो है हमारा नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक के अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ओके, यह बहुत खर्चीला है। क्या होता है, यह बहुत खर्चीला था, इस कारण अब इसका प्रचलन नहीं है। बहुत ज्यादा यह एक्सपेंसिव था, इस कारण क्या है, अब इसका प्रचलन नहीं है। बहुत खर्चीला, इस कारण इसका प्रचलन क्या है, अब नहीं है। प्रचलन क्या है, अब नहीं है। आई बात समझ में। नाइट्रोसेल्यूलोज 1884 में जॉर्ज एडमर्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया। नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक से अभिक्रिया कराकर नाइट्रोसेल्यूलोज का निर्माण किया जाता है। यह बहुत एक्सपेंसिव था, जिसके कारण अब यह प्रचलन में नहीं है। ओके, ये क्या है, कुप्रामोनियम। कुप्रामोनियम तो क्या होता है, इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें अमोनिया का यूज किया जाता है। कुप्रामोनियम नाम से ही इसमें अमोनिया आ रहा ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें अमोनिया का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अमोनिया का यूज किया जाता है, जिस कारण इसे अमोनिया सिल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमोनिया सिल्क, अमोनिया सिल्क। ओके, कुप्रामोनियम के लिए बनाने के लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं। कुप्रामोनियम नाम से ही इसमें अमोनिया आ रहा ना, तो इसी से याद कर लीजिए कि इसमें क्या है, अमोनिया का यूज किया जाता है, जिस कारण इसके अमोनिया सिल्क भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार 1890 में हुआ। कब हुआ, 1890 में हुआ। LH देसापीज ने में LH देसापीज ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार 1890 में LH देसापीज ने किया। किसका आविष्कार, कुप्रामोनियम का। इसकी कुप्रामोनियम जो है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अच्छे क्वालिटी में आता था। यानी इसके जो कुप्रामोनियम के गुण हैं ये अच्छे हैं, इसके गुण अच्छे हैं, यानी कुप्रामोनियम की क्वालिटी जो है वह अच्छी थी, इस कारण ये काफी महंगी मिलती थी। क्या होती थी, क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी, जिस कारण यह क्या कारण महंगी मिलती थी। ओके, तो कुप्रामोनियम की क्वालिटी कैसे थी,
अच्छी थी। इसे अमोनिया सिल्क भी कहा जाता है। इसका निर्माण अमोनिया से होता है। 1890 में एल एस देसाई ने इसका आविष्कार किया। इसकी क्वालिटी अच्छी होने के कारण यह महंगी मिलती थी। और हमारा विस्कॉस जो है, विस्कॉस का आविष्कार 1892 में हुआ। कब हुआ? 1892 में। किसने किया? क्रॉस, वेबर और मीडल ने किया। वेबर, क्रॉस और मीडल ने किया। में वेबर, क्रॉस और मीडल ने किया। किसका आविष्कार? विस्कॉस का जो आविष्कार है 1892 में हुआ। किसने किया? वेबर, क्रॉस और मीडल ने इसका आविष्कार किया। यह कम खर्चे में तैयार। यह क्या था? यह महंगा मिलता था ना। ये भी हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज ये भी महंगा था, इसलिए इसका प्रचलन खत्म हो गया। और कुप्रामोनियम जो है इसकी क्वालिटी अच्छी। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी आती है, आप हर चीज में देखिएगा कि ब्रांडेड कपड़े हमेशा क्या महंगे मिलते। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो क्वालिटी अच्छी होने के कारण क्या है? यह महंगी मिलती है। और ये क्या है? ये कम खर्च में तैयार किया गया, इस कारण यह क्या सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा। या क्या किया गया? कम खर्च में तैयार किया गया, तो लोग इसको ज्यादा खरीदते थे, तो इस कारण यह प्रचलन में ज्यादा रहा। क्या हुआ? कम खर्चीला, इस कारण क्या ज्यादा प्रचलन में रहा। ओके, तो जब पैसे कम लगेंगे, कम खर्चीला, तो वो चीज सस्ती भी मिलेगी और ज्यादा लोग उसको लेंगे भी, क्योंकि उसको हर स्टैंडर्ड के लोग खरीद सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? हमारा जो रेयान पुनर्निर्मित यानी मानव निर्मित रेशा है वह 3 प्रकार का है, रेयान और लायोसेल और क्यूप्रा। रेयान जो हमारा है 3 प्रकार का, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कास। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं शॉर्टकट में एनसीबी। एनसीबी का मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज, सी का मतलब कुप्रामोनियम और वी का मतलब विस्कास। तो ये क्या है? एनसीबी हमारे रेयान के प्रकार है। ओके, तो ये हमारा मानव निर्मित रेशा जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट क्या देखेंगे? रासायनिक रेशा। कौन सा रेशा? रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशा जो होता है ये क्या होता है? रासायनिक रेशा, जैसे इसमें हमने क्या बताया, मानव निर्मित रेशे में इसमें 50% क्या होता है? 50% हमने क्या बताया कि इसमें 50% सेलुलोज होता है और 50% केमिकल का मिलाकर हम मानव निर्मित रेशे का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 50 आधी मात्रा में हम सेलुलोज मिलाते हैं और आधी मात्रा में केमिकल मिलाकर तब मानव निर्मित रेशे का निर्माण करते हैं। बट इसमें क्या है? इसमें हम 100% क्या मिलाते हैं? केमिकल मिलाते हैं। 100% केमिकल। ये जो होता है 100% केमिकल से, यानी 100% ये रसायन से मिलकर तैयार होता है। इसमें भी हमारे कई प्रकार के रेशे हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा हमारा, जैसे हो गया नायलॉन, ऑरलॉन, डेक्रान, पॉलिस्टर। इस तरह से मतलब हमारे कई प्रकार की, 4 ही नहीं, हमारे जो रासायनिक रेशे हैं ये कई प्रकार के हैं। कौन कौन से? नायलॉन, ऑरलॉन, डेक्रान, पॉलिस्टर। इस तरह से कई ऐसे रेशे हैं जो हमारे रासायनिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग इनके जितने भी रेशे हैं सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या, हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके? रेशों के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। अब एक चार्ट बना देती हूँ जिसमें हमारे जितने भी इसके वर्गीकरण है एक में रहे, जिससे आपको याद भी हो जाए और नोट करना भी इजी रहे। अभी तक मुझे समझाना था हर एक के बारे में, इसलिए हमने इसको बांट बांट के समझाया। इसलिए अब क्या करते हैं, एक में बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर बोर्ड पे
आ जाए तब। ओके, रेशों का वर्गीकरण। रेशे का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे कितने प्रकार के हमने बताया? दो प्रकार के। कौन कौन से? फिलामेंट, फिलामेंट और स्टेपल। स्टेपल। फिलामेंट हमारा दो प्रकार का। कौन कौन सा? मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट। ओके, तो ये हमारे क्या है? फिलामेंट के प्रकार हो गए। अब स्रोत के आधार पर हमने क्या बताया कि स्रोत के आधार पर भी हमारे कई प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशे। उसे ओके, और प्राकृतिक रेशा जो है वो भी हमारा तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हमने क्या बताया? वानस्पतिक, वानस्पतिक रेशा, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा जिसे हम प्राणिज रेशा कहते हैं, और खनिज रेशा यानी खनिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। वानस्पतिक रेशा हमारा जो है यह भी कई प्रकार का है। क्या है? वानस्पतिक रेशा हमारा कई प्रकार का है। जैसे ये पेड़ पौधों के बीज वाले भाग से, तने से प्राप्त होने वाला और पत्तियों से प्राप्त होने वाला रेशा। और प्राणिज रेशा हमारा जो है, प्राणिज रेशा भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? रेशम और ऊन। ओके, पत्तियों। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे बीज से प्राप्त होने वाला तने से और पत्तियों से, और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे रेशम और ऊन। खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे हमारे कौन कौन से हैं? सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ओके, ये हो गया। बीज से हमारा प्राप्त होने वाला क्या है? कपास और कपूक। और तने से प्राप्त होने वाला लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, कोयर। ओके, लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, कोयर और मनीला। ओके, पत्तियों से प्राप्त होने वाला कौन कौन से है? पिना और सीसल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और संश्लेषित रेशा हमारा क्या है? संश्लेषित रेशे भी हमारे दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं संश्लेषित रेशे? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? हमारा मानव निर्मित रेशा। कौन सा रेशा? मानव निर्मित रेशा। और रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशा। ओके, मानव निर्मित रेशा हमने क्या बताया? ये भी हमारे तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? रेयान, रेयान है, लायोसेल, लायोसेल
और क्यूप्रा। ओके, तो कृत्रिम यानी रासायनिक रेशे भी हमारे दो प्रकार के हैं, मानव निर्मित रेशा और रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशे जो है ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? रेयान, लायोसेल और क्यूप्रा। रेयान जो है हमारा पहला मानव निर्मित रेशा है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अब ये जो रेयान है ये भी हमारा क्या है? 3 टाइप के ये भी हैं हमारे 3 प्रकार के। ओके, रेयान भी हमारा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। हमने बताया अभी क्या? एनसीबी यानी नाइट्रोसेल्यूलोज, सी से कुप्रामोनियम और वी से विस्कॉस। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशों का वर्गीकरण। ओके, अभी तक हमने क्या इसको कई भागों में डिवाइड करके मुझे हर एक पार्ट के बारे में, हर एक के बारे में जानकारी देनी थी, तो अलग अलग करके समझाया। बट इसका पूरा वर्गीकरण ये है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। रेशों का वर्गीकरण पहले लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर किया गया। लंबाई के आधार पर रेशे 2 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट छोटा रेशा होता है, स्टेपल बड़ा लंबा रेशा होता है। फिलामेंट जो है 2 प्रकार के होते हैं, मोनो और मल्टी फिलामेंट। मोनो का मतलब एक, इसमें एक प्रकार के रेशे का यूज किया जाता है। मल्टी फिलामेंट में 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों का यूज किया जाता है। ओके, इतनी बात आई समझ में? तो ये हमारा फिलामेंट हो गया। अब हम देखते हैं क्या? रेशे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमारे रेशे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशा हमारा जो है वो वनस्पति जगत, प्राणी जगत और खनिज जगत 3 भागों में बांटा गया। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे जो हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया, बीज, तना और पत्ती। वनस्पति जगत से कौन? पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे कहते हैं। तो पौधों के बीज से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? कपास और कपोक। और तने से लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, कोयर और मनीला। ओके, और पत्तियों से पीना और शीसल। इन सभी के बारे में हमने बताया अभी। और प्राणिज रेशे जो है, जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ओके, जिसको हम बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से प्राप्त करते हैं रेशम। और ऊन भेड़ बकरियों और खरगोश, ऊंट वगैरह इन सभी से प्राप्त किया जाता है। खनिज से प्राप्त होने वाला हमारा क्या है? सोना, चांदी और एस्बेस्टस। क्या है? सोना, चांदी और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है हमें चट्टानों से मिलता है। किससे मिलता है? चट्टान से मिलता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं। एस्बेस्टस जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? सिलिकेट होते हैं। ये हमें चट्टान से प्राप्त होते हैं। तो ये तो हमारा क्या हुआ? प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। दूसरा हमारा क्या है? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा हमारा 2 प्रकार का है, मानव निर्मित रेशा और रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशे भी हमारे 3 प्रकार के हैं, रेयान, लायोसेल और क्यूप्रा। रेयान जो है 3 प्रकार का, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कास। रासायनिक रेशे हमने बताया हमारे सभी कौन कौन से हैं? आरलान, डेक्रान, पॉलिस्टर, मतलब कई प्रकार के हमारे रेशे जो हैं रासायनिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। ओके, आई होप आज का जितना हमने पढ़ाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। सो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या रहा? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी रेशों का वर्गीकरण पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक रेशों के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए, कल के लिए फिर नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।